तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो अपने पीठ पर कुछ बड़ा सा भारी सा लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है और कांपते हुए कहता है, मैं बस पहुंच गया, मुझे बस 4 फ्लोर चढ़ना है और फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा। अब हम देखते हैं उस अपार्टमेंट में किसी कमरे का सीन जहां हमारा MC इस अजीब से बड़े से चीज को लाकर रख देता है। तभी इससे कोई कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये कोई भी काम का चीज नहीं है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये एक कचरा है। तभी हमारा MC कहता है कि तुमने अभी तो इस चीज को अच्छे से देखा भी नहीं है और तुम कैसे कह सकते हो कि ये एक कचरा है। तभी हमारे MC के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं। हमारे MC का नाम होता है जिन ताइक्यून और इसका एज होता है 27 साल और ये बंदा पेशे से एक हंटर है जो कि हंटर्स के क्लास में सबसे लोएस्ट रैंक पे होती है। तभी सामने वाला बंदा अपना चश्मा सही करते हुए कहता है, जिन ताइक्यून मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम संजिनू है और इसकी एज 30 है और ये बंदा पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी में फेल हुए जा रहा है। तो जिन्हो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, देख मेरे भाई, कचरा कचरा होता है, इसलिए तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम कचरे के गड्ढे में जाकर खोदो और देखो कि वो कचरा है कि नहीं है। और उस कैप्सूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खैर तुम मुझे ये पहले बताओ कि आखिर ये कचरा है क्या। और इधर हमारा जिन ताइक्यून उदास होते हुए कहता है कि मुझे अभी भी पैसों की जरूरत है। इसको इस हालत में देखकर इसका दोस्त अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, रुको रुको, हमें अपने दोस्ती में किसी एक दूसरे को दोषी ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। इतना सुनकर हमारा ताइक्यून भड़क जाता है और इस बंदे की तो हालत खराब हो जाती है और ये कहता है, ताइक्यून शांत हो जा मेरे भाई और अवेकन बींग्स के लॉ के बारे में सोचो और स्पेशली लाइन 1 के आर्टिकल नंबर 12 के बारे में सोचो, जिसमें लिखा है नॉर्मल सिविलियंस के साथ कोई भी हंटर वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये सुनकर ताइक्यून भड़कते हुए कहता है, तू साले भूतिए, तूने तो कहा था कि एक एफ रैंक हंटर अवेकन बींग के तौर पे गिने भी नहीं जाते हैं। तब जिन्हों नाटक करते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था? मैंने कब कहा था? मैं शायद तब नशे में था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ताइक्यून अपने आप को शांत करते हुए बैठ जाता है और कहता है, हाँ जो भी हो यार, अब जो होना था अब हो गया। इस पर जिन्हू एक्शन दिखाते हुए कहता है, अच्छी बात है क्योंकि अभी तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है। अगर गिल्ड वालों को पता चल गया कि तुमने एक सिविलियन को पीटा है तो तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल देंगे। तभी हमारा ताइक्यून बीच में टोकते हुए कहता है, मुझको पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो जिन्हू चौंकते हुए कहता है, क्या? तो ताइक्यून एक निराशा से भरी हुई लंबी सी सांस लेता है और कहता है, तो जैसे ही मैं गिल्ड में गया तो हमारा टीम लीडर आता है और मुझसे कहता है, तो आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, बट हम अब आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जिन ताइक्यून अपनी बीती हुई कहानियां सुनाते हुए कहता है, मतलब कि हम लोगों को इमोशनल कर देता है बंदा। मैं एक हंटर बना क्योंकि मेरे पिताजी भी एक हंटर थे। भले ही मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनने के लिए कोई भी टैलेंट नहीं था, फिर भी मैं अपनी कड़ी मेहनत के वजह से एक एफ रैंक का हंटर बन गया, जिसके वजह से मैं अपनी माँ के बिलों का भुगतान करने और अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करने के लिए सक्षम था। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पिछले 7 सालों में बनाया था वो सब बर्बाद हो गया है। इतना सुनकर हम लोग के साथ साथ हमारे जिन्हो के भी आंखों में आंसू आ जाता है। बट ताइक्यून जिन्हो को उदास होता हुआ देखकर कहता है, तो तुमने जो मुझसे पहले कहा तुम उसके लिए सॉरी हो, है ना? हाँ थोड़ा बहुत। इतना सुनकर हमारा जिन ताइक्यून उठते हुए उसे पकड़ लेता है मानो कि ये सब उसके लिए नाटक था और हंसते हुए कहता है, तो मेरे लिए एक ड्रिंक खरीद दो क्योंकि दोस्त इस सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं। तो जिन्हो कहता है, तुम अनग्रेटफुल कुत्ते, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने तो मुझसे एक दोस्त की तरह व्यवहार भी नहीं किया है। बट हमारा ताइक्यून इसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तो चलो आज पी के पलट जाते हैं। तो जिन्हो भी मान जाता है और इसके साथ जाते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आज हम ऐसे पियेंगे जैसे कि कल होने ही वाला नहीं है। तो अब ऑथर हमें 1 जनवरी 2015 की कहानी सुनाते हुए बताता है कि इस साल, मतलब कि नए साल के दिन, जिसने ह्यूमैनिटी का स्वागत किया वो पटाखे और लाइट्स नहीं थे, वो थे पोर्टल्स, जिसने 2 दुनिया को आपस में जोड़ दिया। और इसमें से ऐसे ऐसे मॉन्स्टर आ रहे थे जिसे धरती पे कभी भी देखा नहीं गया था। इस पोर्टल के अपीयर होने से बहुत सारे मॉन्स्टर ही अपीयर नहीं हुए, बल्कि हमारे वर्ल्ड से बहुत सारे पर्सन भी अपीयर हुए, जिन्हें हम अवेकन ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं। और इन अवेकन बीइंग और इस मॉन्स्टर में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हम कई बार जीते भी और कई बार हारे भी। बट अंत में अवेकन बीइंग्स ने ग्रेट डीमन
सन किंग इस्मोडियस को मारकर इस घमासान युद्ध को जीत लिया और जिस दिन इस युद्ध को जीता गया वो 1 जनवरी 2020 का दिन था, जिसे विजय दिवस कहा जाने लगा। इस हार के वजह से मॉन्स्टर्स ने गेट के बाहर आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से समाज के लिए मानो एक न्यू एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि अब हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गेट के अंदर जाया करते थे, जिसके वजह से मॉन्स्टर को मारने के लिए इन्हें कई सारे वैल्यूएबल आइटम मिला करते थे, तो वे लोग उस आइटम को ऑक्शंस में बेच दिया करते थे। तो अब हमारा टाइकून आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो अधिकांश हंटर अवेकन बींग्स थे। वे लोग जो ह्यूमंस के नॉर्मल बाउंड्रीज को पार कर लेते हैं उन्हें हम अवेकन बींग्स कहते हैं, और इन अवेकन बींग्स को इनके पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जिनमें से मेरा रैंक सबसे लोवेस्ट है। जैसे जैसे लोग अवेकन होने लगे वैसे मेरे जैसे हंटर मतलब कि एफ रैंक हंटर की जरूरत ना की बराबर पड़ने लगी। इतना कहने के बाद हमारा टाइकून जिन्हू को बेड पे पटक देता है और उसे मारते हुए जगा रहा होता है, बट हमारा जिन्हू उठता ही नहीं है। तो टाइकून अपने शर्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा कम पिया करो, बट तुम तो अपने पेट में ढकेल रहे थे। इतना कहकर हमारा टाइकून अपने शर्ट को निकाल कर इसके मुंह पर फेंक देता है और उस गैजेट के साइड में बैठते हुए कहता है, मैं वही हूँ जो इस कठिन समय से गुजर रहा है। तभी हमारा जिन टाइकून उस गैजेट की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं तो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था, शायद मैं इसे कुछ स्नैक्स के बदले में बेच दूं, बट इसे कौन उठाकर बेचने जाएगा, इससे अच्छा तो मैं इसे फेंक दूं, पर इसे फेंकने से पहले मुझे इसे देख लेना चाहिए आखिर ये है क्या। इतना कहकर हमारा टाइकून उसे खोल देता है और उसमें होता है एक मैनुअल बुक। तो उसे पढ़ते हुए कहता है, कोई इस कबाड़ में मैनुअल बुक क्यों डालेगा जब इसे फेंकना ही था। तो अब हमें यूजर मैनुअल दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो टाइकून उस यूजर मैनुअल बुक को देखते हुए सोचता है, क्या यह उसी समय का नहीं है जिस समय वार खत्म हुआ था। शायद कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि उस समय का कोई बेवकूफी होगा जो इस जैसे कबाड़ को बनाएगा। तो अब उस मैनुअल बुक में बड़े बड़े अक्षरों में वार्निंग लिखा होता है। उस वार्निंग के नीचे लिखा गया होता है, खिलाड़ी लॉग आउट नहीं कर पाएगा, अगर वह गेम में मर जाता है तो वो रियल लाइफ में भी मारा जाएगा। इन बकवास को पढ़कर टाइकून बोर हो जाता है और मैनुअल को फेंकते हुए कहता है, कुछ भी हो मैं जा रहा हूँ अब सोने। इतना कहकर टाइकून उसी फर्श पे सो जाता है, बट जिन्हों के नाक बजाने के कारण उसे नींद ही नहीं आती है। तो हमारा जिन टाइकून उस कैप्सूल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यह साउंड प्रूफ होगा, और उसके अंदर हेलमेट पहनते हुए कहता है, ओ हाँ यहाँ पे तो बहुत शांति है और अब मुझे खराटे की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है और यह काफी आरामदायक भी है। और सोचता है मुझे कल क्या करना चाहिए। यदि आप किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं हैं तो आपको किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कमीशन ऑफिस में सुबह सुबह जल्दी लाइन में लगना होगा। और वैसे भी वे लोग गिल्डलेस हंटर को एक भेड़ बकरी की तरह देखते हैं और कमीशन शुल्क के नाम पर हमसे बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। अब क्या होगा? वेल कम से कम मेरी माँ और मेरी बहन एक सेफ अपार्ट में रहने के लिए सक्षम है। वैसे भी मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एफ रैंक हंटर में एक कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपनी मदर के किराए के पैसे को कैसे चुकाऊंगा? अगर मेरे फादर जिंदा होते तो क्या मुझे वो बता पाते कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। प्लीज मुझ पे विश्वास करिए डैड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई होप कुछ देर सोने के बाद मैं कल कुछ अच्छा फील करूंगा। इतना बोलकर हमारा टाइकून सो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वो कैप्सूल स्टार्ट हो गया है और वो टाइकून को स्कैन करते हुए कहता है, खिलाड़ी की पहचान शुरू हो रही है, अनडेनिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं? बट हमारा टाइकून तो घोड़े बेच के सो गया होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, उत्तर देने के लिए आवश्यक समय से अधिक हो चुका है, इसलिए आपका गेम ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जाता है। नाउ लोडिंग, खिलाड़ी का प्रोफाइल बनाया जा रहा है। खिलाड़ी किंग टाइकून को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया गया है। क्या आप मुरीन की दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे? बट हमारा टाइकून तो सो रहा होता है, जिस वजह से फिर से टाइम अप हो गया होता है, इसलिए हमारा सिस्टम इसे ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है और हमारे टाइकून को भेज देता है और कहता है कि हम आपके सक्सेसफुल रहने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हमें मुरीम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टाइकून टेलीपोर्ट हो चुका होता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि उसकी आत्मा अब दूसरी बॉडी में आ चुकी होती है। हम देखते हैं कि हमारा टाइकून यहाँ पर भी घोड़े बेच के सो रहा होता है। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और इसे फील करके कहता है, मुझे ठंड लग रही है, क्या किसी ने खिड़की खोल दी है? खैर ये जिन्हू ही होगा, तू कमीने कहीं के। तभी इसका ध्यान एक सुंदर सी कन्या पे जाता है जिसे देख के हमारे टाइकून का सिस्टम हैंग हो जाता है। तो हमारे टाइकून का सिस्टम हैंग हो गया होता है और चौंकते हुए कहता है, व्हाट द हेल,
और उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की सोते हुए कह रही होती है ताई लैंगली, जिसका चाइनीज मतलब होता है कि ठंडी लग रही है। तो हमारा टाइकून इसको अलग लैंग्वेज में बोलता देखकर कहता है वो व्हाट द फक, आखिर मैं कहाँ हूँ? क्या अभी भी मैं बार में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मैं जिन्हों के साथ शराब पीने के बाद अपने घर चला गया था। तो आखिरकार मैं यहाँ कैसे आया? और उस लड़की को जगाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ हूँ? और मन में सोचता है कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी लड़की जवाब देती है सैनमी, जिसका चाइनीज मतलब होता है क्या। बट यहाँ पे हमारे टाइकून को चाइनीज घंटा नहीं समझ में आता है। शायद तुम्हारा नाम सैनमई है, बट मैं तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। बट यहाँ पे लड़की सैनमी करी जा रही होती है, जिसकी वजह से हमारे टाइकून को समझ में आ जाता है कि ये चाइनीज लैंग्वेज है। तो टाइकून परेशान होते हुए कहता है शिट यार, अब मैं इससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तभी हमारे टाइकून के सामने एक पैनल खुल जाता है। उस पैनल में लिखा होता है कि आपने इस मैसेज को नहीं पढ़ा है, क्या आप इस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं? बट इस पैनल को अचानक खुलता देखकर हमारे टाइकून की फट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है होली शिट, आखिर ये क्या है? और उस पैनल को मुक्का मार कर हटाने लगता है और डर के मारे बेड पे से नीचे गिर जाता है। इतनी सारी चीजें अजीब होता देखकर हमारे टाइकून का सिस्टम हैंग हो जाता है और वो कंफ्यूज होता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। हमारे टाइकून के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि करेक्टर मोडिन लॉगिन व्हाट, ये क्या है? तो भाई लोग आप लोग इसके सिचुएशन के बारे में नहीं समझ रहे होगे, बट चिंता मत करो, हम काहे लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ जानता हूँ कि नहीं है, फिर भी मान लो, और तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बट एक दिन तुम उसकी फोटो अपने दोस्तों को दिखाते हो, जिनमें से एक दोस्त उसके बारे में बताने लगता है विदन प्रूफ, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि उसके काले चिट्ठे खोलने लगता है, वो भी प्रूफ के साथ। तो उस समय जिस सिचुएशन में तुम होगे, ठीक उसी तरह हमारा टाइकून भी उसी सिचुएशन में पड़ा हुआ है। उसका भी दिमाग पूरा हैंग हो चुका है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बाय द वे, मजाक से हट के चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी हमारे टाइकून के पास डिंग करके एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा रहता है कि हम ट्रांसलेशन पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। यह देख कर हमारा टाइकून कहता है रुको रुको रुको। तभी साइड में एक कन्या कहती है मास्टर जी, क्या आप ठीक हैं? उसकी बातों को खुद को समझ में आता देखकर एक बार उस लड़की की तरफ देखता है और एक बार सिस्टम की तरफ देखता है, एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर एक बार उसकी तरफ देखता है, जिसके वजह से हमारे टाइकून का दिमाग का फ्यूज उठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ओरे मोरे मैया, अभी अभी आखिर यहाँ क्या हुआ? इतना सब कुछ हो जाने के बाद टाइकून को अपनी सिचुएशन समझ में आ जाती है। तो एक शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कहता है तो बेसिकली जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी गेम के अंदर हूँ और मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। यह कितना मजेदार है, पर मैंने इस गेम में लॉगिन कब किया यह मुझे याद नहीं है। तभी वहाँ वह प्रीटी लड़की एक बाउल को लेकर आती है और कहती है प्लीज आप इसे पीजिए, लगता है कि आप अभी भी शांत नहीं हुए हैं। अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम उल हुआ, मतलब कि ब्राइट मून है। तो टाइकून उस सूप को पीते हुए उस लड़की को देख रहा होता है, जिसकी वजह से शर्माते हुए मन में सोचता है इस गेम का ग्राफिक तो कमाल है, धमाल है, एकदम बवाल है। मैंने सुना तो था कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट इतने आगे बढ़ चुकी है ये नहीं पता था। ओह, तो यही कारण है जिसकी वजह से लोग VR गेम खेलते हैं। तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि लोग आखिर इस चीज के एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। तभी मून अपने आप को इस तरीके से देखता हुआ देखकर टाइकून को घूरने लगती है, जिसके वजह से टाइकून की फट जाती है और पूछता है कि क्या गलत है। तो मून बताती है मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मास्टर जी आप कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तो टाइकून अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है कि मेरे बारे में क्या अजीब है, और अपने मन में हंसते हुए कह रहा होता है देख रहे हो भाई लोग, ये मुझे मास्टर कह रही है, मानता हूँ कि ये एक गेम है, फिर भी साला कितना अजीब है। तभी मून इससे कहती है कि मैं सारी चीजें तो नहीं जानती, बट मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं या आप अपना दिमाग खो दिए हैं, पर आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, इसलिए मैं श्योर भी नहीं हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो अभी टाइकून के पास
क्वेस्ट आती है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। तो जैसे ही टाइकून इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो इस क्वेस्ट के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होती है वो सब दिखाई जाने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने मुरीम वर्ल्ड में पहला कदम रख लिया है, जिसके वजह से आपका पहला क्वेस्ट यह है कि आपको मुरीम वर्ल्ड के बारे में जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठा करना है और अपने सराउंडिंग के हिसाब से फेमिलियर हो जाना है, जिसके रिवार्ड के तौर पर आपको ये और ये फलाना ढिमकाना मिलेगा। भाई लोग आप लोग पढ़ लो कि क्या क्या मिलेगा। तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? इतना पढ़ने के बाद टाइकून सोचता है जानकारी इकट्ठा करना और अपने सराउंडिंग में घुल मिल जाना ये किस प्रकार का क्वेस्ट है। मैंने पहले बहुत सारे गेम तो नहीं खेले हैं बट इतना तो जानता हूँ कि अधिकांश गेम के ट्यूटोरियल में कुछ खरगोश पकड़ने या अपने यूजर इंटरफेस को यूज करने के बारे में होता है। फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है खैर मुझे अब इसके साथ ही चलना होगा, तो मैं सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। तो फिर नुबड़ों की तरह मून से पूछ ही लेता है कि क्या जानती हो मेरे बारे में। इतना सुनकर मून हंसने लगती है और कहती है यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपके बारे में जैसी अफवाहें हैं आप उसी की तरह हैं। तो यह सुनकर टाइकून सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसा र्यूमर। तो मून अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है मुझे यकीन है कि मास्टर जिन ने उन अफवाहों के बारे में पहले ही सुना होगा, लेकिन मेरे लिए उन अफवाहों को डायरेक्टली आपके सामने कहना मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। तो टाइकून इतना सुनकर इसके चेहरे के सामने जाकर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे बताओ। तुम देख रहे हो भाई लोग ये जिराफ की तरह लंबा हो गया और दांत फाड़ते हुए कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि जो आपने अफवाहें सुनी है और जो मैंने अफवाहें सुनी है क्या वो सेम है या कुछ अलग है। और वैसे भी यह अफवाहें कुछ समय से चल रही हैं और ये अब मेरे फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती। इतना सुनकर मून कहती है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो लीजिए सुनिए। तो टाइकून अब हमें बताता है कि उसके साथ बात करने के बाद मैंने काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, जिससे सबसे पहले मुझे पता चला कि मैं अभी सांजी प्रिविलेंस के कैपिटल में हूँ, जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं जिस ब्रोथल में हूँ वह ताइवान के इनर सिटी में है और इस ब्रोथल का नाम क्रिम्सन फ्लावर है, जहाँ वूल हवा मतलब कि मून इस ब्रोथल में काम करने वाली सबसे उच्च रैंक की लेडी है। और जहाँ तक मेरी बात है मैं जिन टाइकून हूँ और मेरी एज यहाँ पर 20 ईयर है और मैं ताइवान में रहने वाले जिन फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ। और अब हमें कहानी सुनाने वाला यानी कि ऑथर जिन फैमिली के बारे में बताता है कि ताइवान में रहने वाले जिन फैमिली एक प्रेस्टिजियस फैमिली है जो कि सांजी प्रिविलेंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये लोग इस प्रिविलेंस को डाकुओं से बचाते हैं और अकाल या सूखा पड़ने पर लोगों को फूड पहुंचाते हैं। इन सभी रीजन के वजह से इस सिटी के लोग जिन फैमिली को पसंद करते हैं। इतना सारा जानकारी मिलने की वजह से टाइकून के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जिन फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, जिसकी वजह से आपको सन ऑफ नोबल का टाइटल दिया जाता है। तो टाइकून खुश होते हुए कहता है याहू, मेरा कैरेक्टर तो एक वेल्दी फैमिली से है, इसका मतलब कि मैं अमीर बन गया। बट तभी इसकी खुशी को आग लगाते हुए मून कहती है अच्छा जी बड़े खुश हो रहे हो तो सुनो, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी फैमिली कुछ इंटरनल इशू का सामना कर रही है। तो टाइकून इससे पूछता है इशू, कैसा इशू? तभी मून कहती है बाहरी समस्या यह है कि माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट एक ओपनिंग ढूंढ रही है जिसकी वजह से वह लोग सांजी प्रिविलेंस का लीडरशिप खुद ले सके। और रही बात इंटरनल इश्यूज की तो टाइकून की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है जाहिर तौर पर जिन परिवार का तीसरा बेटा ट्रबल मेकर है। तो टाइकून थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है ठीक है। और मून इसको चिढ़ाते हुए कह रही होती है वह जहाँ भी जाता है उसके जैसे बास्टर्ड लोग हर जगह मिल जाते हैं। तो टाइकून मन में सोचते हुए कहता है कि रिच फैमिली में एक गधा जरूर होता है, पर इस बेचारे को क्या पता गाइज ये गधा वही है। तो फिर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देता है और फिर मून से पूछता है वेट, जिन परिवार में कितने लड़के हैं? तो मून कहती है 3, जिसके वजह से ये चौंकते हुए कहता है फक यार, यानी कि मैं वही हूँ। तभी इसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको सेम ऑफ द फैमिली का टाइटल दिया जाता है। और तभी डिंग करके और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद
बाद टाइकून अपने मन में सोचता है, जो भी हो किसे परवाह है कि मैं अपने फैमिली पर लगने वाला एक धब्बा हूँ, और वैसे भी सिर्फ यह एक गेम है, तो इसलिए मुझे सिर्फ अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली मैंने 2 क्वेस्ट में से एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और मुझे बस अब सराउंडिंग में घुलना मिलना है। इधर मून इसे अपने आप में बड़बड़ाता हुआ देखकर कहती है, मास्टर जी मुझे ऐसी बात कहने के लिए माफ कर दीजिएगा, पर आप फिर से बेवकूफ पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों न हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। तभी टाइकून को कुछ याद आता है और अपना सर पकड़ के कहता है, अब मैं इस बारे में सोचूं तो मैं गेम खेल के क्या ही कर लूंगा, अभी मुझे एक जॉब ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। और वहाँ से उठता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक प्यारी सी शक्ल बनाकर मून की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि हमारा मिलना थोड़ी ही समय के लिए था, पर मुझे बहुत मजा आया। और मुस्कुराते हुए फुल जोश में उंगली उठाकर कहता है, लॉग आउट, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता, वो अलग, और लड़की के सामने पोपट हो जाता है वो अलग। और फिर कहता है, अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर कहता है, लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट, मुझे लॉग आउट करो। रुको एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर कहता है, लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट, और घंटा कुछ नहीं होता है। और इधर मून बैठकर सोच रही होती है कि मुझे काफी दुख है कि यह तमाशा देखने वाली मैं ही हूँ। और तभी टाइकून के पास डिंग 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 करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है कि लॉग आउट करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ टाइकून का मुंह बन जाता है और टाइकून अपने मन में सोच रहा होता है, इसका क्या मतलब है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लगता है कि सिस्टम में ही कुछ दिक्कत है। क्या क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैप्सूल पुराना था तो मैं भी शायद उसमें ही कोई दिक्कत होगी, क्योंकि वह मुझे मुफ्त में मिल रहा था तो मैंने उसे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन्हों के कहने के बाद कि यह एक कचरा है तो मुझे उसे तुरंत फेंक देना चाहिए था। सिट यार, ये मैंने क्या कर दिया रे बाबा। लालत है मुझ पर, मुझे एक बार यूजर मैनुअल देखना चाहिए था। बट एक सेकेंड, मैंने तो यूजर मैनुअल देखा था और मैंने क्या पढ़ा था, और काफी ज्यादा दिमाग पर जोर देने के बाद उसे याद आ जाता है, क्योंकि उसने बस वार्निंग ही पढ़ी थी। और जैसे ही टाइकून को वार्निंग में लिखा याद आता है, वो अपनी घुटनों पे बैठ जाता है और बौखलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस गेम की दुनिया में फंस गया। अब ये सोच ही रहा होता है कि तभी इसके सामने और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपना दूसरा क्वेस्ट भी पूरा कर लिया, जिसकी वजह से इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसके रिवॉर्ड में आपको ये मिलता है, और आपके लिए इस ट्यूटोरियल का पार्ट 2 अनलॉक किया जा रहा है। तो टाइकून देखता है कि इसके आगे भी क्वेस्ट आने वाले हैं, तो अपने मन में सोचता है, मेरे तो लग गए। अब हमारा सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारा टाइकून गैरेज में बैठकर कहीं जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, पिछले 3 दिनों से मैंने लॉग आउट करने के लिए हर तरीके की मूर्खतापूर्ण कोशिश की, लेकिन अंतिम परिणाम वही रहा। तो बेसिकली मैं एक VR गेम खेल रहा हूँ जिसे मुरीन कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का मार्शल आर्ट गेम है, लेकिन इसमें से आप लॉग आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलती से भी यहाँ मर गए तो आप रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेवड़ों की तरह बैठा रहा, इस उम्मीद में कि शायद कोई बाहरी दुनिया में मुझे बचा ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बचा नहीं सकता है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि कोई न कोई रास्ता जरूर हो सकता है, क्योंकि मैंने जब यूजर मैनुअल पढ़ा था तो उसमें साफ साफ लिखा था, खिलाड़ी अपने इच्छा से लॉग आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है, अगर इस गेम में कुछ कंडीशन को पूरी कर दी जाए तो शायद मेरे लिए लॉग आउट करना संभव हो सकता है। तो 3 दिन तक मानसिक पीड़ा सहने के बाद मैं इस सॉल्यूशन पे आया कि मुझे लेवल अप करने के लिए जितने भी क्वेस्ट दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व करने पर फोकस करना होगा। तो इन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ मेरे लाइफ को खतरा ना हो, और जहाँ तक हो सके मुझे अन्य लोगों के द्वारा मदद भी प्राप्त हो सके। और अंत में मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता भी चल गया, और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही शांति से कार्य करता रहूं तो एक न एक दिन मैं अपनी दुनिया में लौटने में सक्षम हो ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद अपने क्वेस्ट मेन्यू को खोलता है जिसमें लिखा होता है, क्या आप ट्यूटोरियल के पार्ट 2 को स्टार्ट करना चाहते हैं, यस या नो। तो अपना टाइकून यस पे क्लिक करता है, जिसकी वजह से क्वेस्ट 2 का सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्वेस्ट में क्या क्या लिखा है। जो इसमें मेन है मैं बस वही बता देता हूँ। इसमें यह लिखा है कि अपने स्टेटस पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपना टाइकून अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है, तो हम लोग इसके कैरेक्टर प्रोफाइल में देख ही सकते हैं कि इसके स्ट्रेंथ, एजिलिटी, चार्म, स्टेमिना, इंटेलिजेंस और इसके QI में 10-10 पॉइंट ही होते हैं, और एक्स्ट्रा में इसके पास 100 पॉइंट होते हैं, जिसको इन सभी में बांटना है। तो टाइकून अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को
देखकर कहता है कि अब ये क्या बवासीर है। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं मुरीम के प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं केवल लेवल 10 का और 3rd रेट का वॉरियर क्यों हूँ? आर यू सीरियस? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? फिर इसका ध्यान इसके टाइटल्स पे जाता है, द सन ऑफ ए नोबेल प्लस सेम ऑफ द फैमिली इक्वल टू 0। तो अब कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा ही था, लेकिन मैं इस सिस्टम का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इसकी वजह से अपने स्टेटस पॉइंट को बढ़ा सकता हूँ। तो फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहता है मुझे केयरफुली अपने पॉइंट्स को एक्सपेंड करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने QI में 1 पॉइंट डालूंगा कि तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने QI को केवल स्पेशल एलेक्सर या खुद को ट्रेन करके ही बढ़ाया जा सकता है। तो टाइकून कहता है सीरियसली गधे सिस्टम कहेंगे, तू मुझे पहले नहीं बता सकता है? तो ठीक है, मैं कुछ समय के लिए QI को छोड़ देता हूँ। तो रही बात इंटेलिजेंसी और चार्म की, तो मुझे इन दोनों की अभी जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ अपने सर्वाइवल पर फोकस करना है। तो ठीक है, तो मैं स्ट्रेंथ में 30 पॉइंट, स्टेमिना में 30 पॉइंट और एजिलिटी में 40 पॉइंट डालूंगा। तो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, तो क्या आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं? तो टाइकून भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इसके पास अवेलेबल पॉइंट 0 हो जाते हैं। तब इसके बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। जब थोड़ी देर बाद यह रिएक्शन शांत होता है तो टाइकून चौंकते हुए कहता है यह तो ठीक वैसे ही था जैसे मैं 7 साल पहले अवेक हुआ था, लेकिन मैं इस जगह पर कैसे अवेकन हो सकता हूँ? तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आप एक 2nd रेट के वॉरियर बन गए हैं। तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुरीम वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल के बारे में जान लो। तो सबसे लोएस्ट 3rd रेट है, उसके बाद 2nd रेट है, उसके ऊपर 1st रेट है, उसके बाद पीक है, और इस मुरीम वर्ल्ड की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट रियलम ट्रांसेंडेंट रियलम है। और अब जो रियलम आने वाली है उसे तुम गॉड लेवल रियलम मान सकते हो, जिसका नाम है अनरेस्ट्रेंड रियलम है। आई होप कि तुम सभी को कल्टीवेशन लेवल समझ में आ गया होगा। अब प्रोनाउंस करने में कुछ गलती हो गई हो तो भाई लोग सॉरी। तो चलो भाई लोग अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना टाइकून स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पहले अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा, और अपने स्किल स्टेटस को खोलता है, जिसे देखने के बाद हमारे टाइकून को सदमा लग जाता है, मतलब भूत बन जाता है ससुराल। और भाई एक अजीब सा शक्ल बनाकर कहता है क्या तू सीरियस है? और फिर अपने आप को शांत करते हुए सोचता है तो सबसे पहले मुझे एक मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपने आप को शांत रख सकूं। तो अब मैं अपने एबिलिटी पॉइंट को कहाँ लगाऊं? क्या मैं इसे इंटरनल स्टेट में लगाऊं या मैं फिजिकल स्टेट में लगाऊं? अगर मैं अपने पॉइंट को इंटरनल स्टेट में लगाऊं तो मेरे वेंस और दिल मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स को मेंटेन कर पाऊंगा। अगर मैं अपने पॉइंट्स को फिजिकल स्टेट में लगाऊंगा तो इसकी वजह से मेरी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत हो जाएंगी, तो मेरा शरीर एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स को मेंटेन करने के लिए सक्षम हो जाएगा। मैं अपनी दुनिया में एक F रैंक का हंटर हूँ, तो मैंने 7 वर्षों में जिस फाइटिंग स्टाइल को डेवलप किया है वह प्रोबेबली एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाहरी ताकत से मिलती जुलती है। और मैजिक यूज करना और अपने ऑरा को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें इंटरनल फोर्स यानी कि आंतरिक शक्ति से मिलती जुलती है। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं अपनी दुनिया में अपने स्किल के दम पर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे वही चीजें चुननी चाहिए जिसके साथ मैं फेमिलियर हूँ, ताकि मेरे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। तो ठीक है, मैं फिजिकल स्टेट में 60 पॉइंट और इंटरनल स्टेट में 40 पॉइंट लगाऊंगा। इस चेंजेस को जैसे ही टाइकून एक्सेप्ट करता है वैसे ही इसके शरीर में अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा टाइकून एक मस्कुलर मैन बन गया होता है। अपने फिजिक में इतने सारे चेंजेस को महसूस करते हुए कहता है यह स्ट्रेंथ मेरे शरीर में बिना किसी रुकावट के दौड़ रही है। हाँ, ये प्लेस मेरे दुनिया से बहुत अलग है। मैं सिस्टम की मदद से पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और हाँ, यह मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे पास 7 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस पावर की लिमिट क्या है, पर मैं इसका पूरा उपयोग करते हुए यहाँ सरवाइव करूंगा। और फिर अपने इन्वेंटरी को खोलता है, जिसमें स्टडी ट्रेडिशनल रोप होता है जिसका रैंक 3rd रेट होता है, जिसको कि निकाल कर टाइकून पहन लेता है और अपने पुराने कपड़े को इन्वेंटरी में रखते हुए कहता है यह कितना यूजफुल है, मैं इसमें किसी भी चीज को छुपा सकता हूँ। इन्वेंटरी में रखे गए आइटम को यूज करने के वजह से इसके ट्यूटोरियल का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, और पार्ट 2 के कंप्लीट होने की वजह से इसे एक रिवॉर्ड रिसीव होता है, और साथ ही में इसको ट्यूटोरियल के पार्ट 3 का एक्सेस भी मिल जाता है।
है। तो टाइकून एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मुझे एक रिवार्ड मिला? और अपने इन्वेंट्री को चेक करने लगता है जिसमें कि इसे एक स्पेयर मिला होता है जिसका की रैंक सेकंड रेट होता है। और भाई लोग इसके इफेक्ट के बारे में खुद ही पढ़ लो। और टाइकून थोड़ा निराश होते हुए कहता है, मुझे इससे बेहतर आइटम क्यों नहीं मिला? और अपने स्पेयर को इन्वेंट्री से बाहर निकाल कर देख रहा होता है। और तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके ट्यूटोरियल के पार्ट 3 को शुरू किया जा रहा है, इसीलिए रेडी हो जा। तो इस पे टाइकून चौंकते हुए अपने मन में कहता है, पर किस लिए? तभी कैरेज चलाने वाला इसे आवाज लगाता है, कहता है, मास्टर जिन। तो टाइकून कहता है, हाँ बोलो। तो यह कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक छोटी सी समस्या आ गई है। तो टाइकून बाहर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो तभी इसके पास क्वेस्ट के बारे में डिटेल आता है कि आपको इन बैंडेड्स को हराना है। अगर आप इन्हें हराने में फेल होते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पे मार दिया जाएगा। टाइकून जब इतने सारे बैंडेड्स को देखता है तो ये बुढ़ऊ से कहता है, छोटी सी समस्या? काहे की छोटी सी समस्या? तो अब हमें उन बैंडेड्स के लीडर का नाम बताया जाता है जिसका नाम जेनसेंग होता है। और यह ऐसा डाकू है जिसने 5 ग्रेटेस्ट माउंटेन को कभी नहीं छोड़ा। और यह अपने 20 साल के एज में ही बैंडेड्स का लीडर बन गया, जिसकी वजह से इसने ट्रैवलर्स को पैसे स्टॉल के नाम पर लूटना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे इसके द्वारा ट्रैवलर्स लूटे जाने लगे वैसे वैसे उनके दिल में इसके नाम का डर पैदा होने लगा। रोजाना की तरह वह सुबह सुबह अपने लोगों को लेकर ट्रैवलर्स की तलाश में निकला था, लेकिन किसी रीजन के वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाया, जिसके वजह से यह सभी के सभी 5 ग्रेटेस्ट माउंटेन से बाहर निकल गए। तो अब इन सभी का ध्यान हमारे एमसी के कैरेज पे पड़ता है। तो इनका बॉस कहता है कि वो देखने में मनी से लोडेड लगते हैं, लगता है कि आज मेरा लक मेरे साइड है। और जाकर हमारे एमसी के कैरेज को रोक देते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो। तो इन सभी को देख के हमारे एमसी की पहले ही फट चुकी होती है। तो ये ओल्ड मैन टाइकून को बताते हैं कि वो लोग 6 लोग हैं और ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कोई घात लगाकर हमला किया है। और वैसे भी इन जैसे बैंडेज को देखना आम बात है, लेकिन मैं इन्हें इस रीजन में पहली बार देख रहा हूँ। टाइकून घबराते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों? तभी ये ओल्ड मैन फुल कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि 5 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर किसी मार्शल आर्ट के फैमिली पर हमला करना खुदकुशी करने के बराबर है। पर इन लोगों ने जिन फैमिली के टेरिटरी में घुसकर चोरी करने की हिम्मत की है। लगता है कि इन गधों को जिन फैमिली का खौफ नहीं है। तो टाइकून इस बूढ़ों को इस तरह बोलता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है, वे लोग इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि वो गेम के एमपीसीज हैं, पर ये इस बूढ़ों के साथ क्या दिक्कत है? यह इस स्थिति में भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है? इस बूढ़ों का भी जलवा है। मुझे तो लगता है ये बूढ़ों सठिया गया है। तो भाई लोग आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट में बताना। तभी बूढ़ों कहीं से चाबुक निकाल लेता है और स्कैरी सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या मैं उन लोगों का देखभाल कर लूं? तो टाइकून इसे ऐसा करते हुए देख कर मनी मन खुश होते हुए कहता है, लगता है कि कोई एक एवरेज गैरेज चलाने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ये मार्शल मास्टर हो। मून, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा देखभाल करने के लिए एक मार्शल मास्टर को भेजा। तभी बैंडेज का लीडर चिल्लाते हुए कहता है, ओए तुम छपरियो, तुम गधों को सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? तो ये बूढ़ा भी अपना दांत किटकिटाते हुए कहते हैं, तुम सभी इग्नोरेड बास्टर्ड, रुक जाओ, मैं तुम्हारी अभी कह कर लेता हूँ। और उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे भूतियों की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? तुम्हारे द्वारा किए गए इविल काम के लिए तुम्हारी आंखें मुझे निकाल लेनी चाहिए और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। और रही बात तुम्हारे फैमिली की, तो उन्हें 9 जन्मों के लिए कोड़े मारना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद ये बैंडेज का लीडर अब बोलता है, तुम्हारी इन सभी बकवासों को सुनकर मेरी पैंट गीली हो गई, मैं थर थर कांप रहा हूँ। अच्छा, तो पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम किसी एम्परर को ले जा रहे हो या किसी गधे को? मुझे उनका नोबल फेस देखने दो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन है। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद हमारा बुढ़ऊ हमला करते हुए गुस्से में कहता है, तुम रिग्रेट करोगे ऐसी बातें कहने की। आज तक जिसने भी उनका चेहरा देखा है वो मारा जा चुका है। तो ये बैंडेज का लीडर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, पर उनका चेहरा दिखा मुझे। और
बुढ़ाऊ ये बात सुनकर सिर्फ किटकिटाते रह जाते हैं अपने दांतों को। और पीछे से हमारा टाइकून सोच रहा होता है तो फाइनली अब मुझे मार्शल मास्टर का स्किल देखने को मिलेगा, कितना मजा आएगा। पर कुछ देर देखने के बाद वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। पर तभी वो बुढ़ाऊ दुम दबाते हुए वापस आ रहे होते हैं, जिन्हें वापस आता हुआ देखकर टाइकून कहता है व्हाट द फक, आखिर ये बुढ़ा क्यों वापस आ रहा है। तभी बुढ़ाऊ कैरस के पास आकर टाइकून से कहता है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको ही बाहर आके उनसे मिलना होगा। और टाइकून अब पूरा की पूरा घबराते हुए कहता है मैं क्यों। तो ये बुढ़ा कैरस का दरवाजा खोलते हुए कहता है वह ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके पास मौजूद थ्रीसम पावर को देखने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे यंग मास्टर जो कि एक मार्शल मास्टर हैं उन्हें रोकने की। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कभी मार्शल मास्टर की ट्रू पावर को देखा ही नहीं है। तो यंग मास्टर प्लीज आप उन लोगों को अच्छा सबक सिखाना। और हाँ यंग मास्टर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप हो द हेवनली जिन ब्लेड। आपने अपने 20 साल की छोटी उम्र में ही स्वॉर्ड्समैन के एक जीनियस बन गए थे, जिसकी वजह से आप मुरिम वर्ल्ड के पीक तक पहुंच गए। यंग मास्टर की ये सारी कहानियां सुनने के बाद इस बूढ़े के दिल में आपकी उपलब्धियों के प्रति भाई के साथ साथ सम्मान करने का भी मन करने लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद टाइकून थोड़ा ऑकवर्ड सा चेहरा बनाकर अपने मन में सोचता है हेवनली जिन ब्लेड, ये जीनियस स्वॉर्ड्समैन, ये साला बुढ़ा किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर ओल्डमैन से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर बुढ़ा इसकी बातों को ना ध्यान देते हुए उन बैंडर्स को गाली देने लगता है। हे तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना कि यह कौन है। यह ताइवान के जिन फैमिली के सेकेंड सन है, जो कि सांजी प्रोविंस के एक महान मार्शल मास्टर हैं, जिनका की नाम। तभी हमारा टाइकून इन्हें रोकने का प्रयास करते हुए कहता है एक सेकंड रुको, मैं दूसरा नहीं हूँ। पर अपना टाइकून धीरे से कहता है मैं टाइकून हूँ। पर अपना बुढ़ा इसकी बात सुनने से पहले ही बोल देता है यह है हेवनली जिन ब्लेड, मास्टर जिन मुक्योंग। फिर बुढ़े को कुछ रियलाइज होता है, जिसकी वजह से वो घबराते हुए पीछे मुड़ के कहता है एक्सक्यूज मी। तब हमारा टाइकून कहता है वेल, मैं आपको पहले से ही बताना चाहता था कि मैं जिन मुक्योंग नहीं हूँ, मैं जिन टाइकून हूँ। तो बुढ़ा घबराते हुए पूछता है क्या तुम उस बेकार नकारा, उस गधे निकम्मे तीसरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो। तो टाइकून कहता है हाँ। यह सुनकर बुढ़े के साथ इतना बड़ा मोह मोह हो जाता है भाई लोग, ये बंदा सच में बेहोश हो जाता है। माफ करना भाई हंसने के लिए, क्योंकि ऐसा इसका सीन ही था। तो इस बुढ़े को इस तरह बेहोश होता देखकर टाइकून अपने मन में सोचता है धिक्कार है मेरे सोच पर, मैंने सोच कैसे लिया कि यह एक बुढ़ा मार्शल मास्टर हो सकता है। इन दोनों की ऐसी दशा देखने के बाद सारे बैंडेज जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी बैंडेज का लीडर कुल्हाड़ी टाइकून की तरफ करते हुए कहता है मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच जिन फैमिली के तीसरे सन हो कि नहीं, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तभी टाइकून के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपको इन बैंडेज को हराना है। अगर आप इन बैंडेज को हराने में नाकामयाब होते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर मार दिया जाएगा। तभी टाइकून इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है घंटा तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ोगे, लगता है कि आज मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और उधर 6 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले लड़ा नहीं हूँ, मैं कई बार 6 गॉब्लिन के साथ लड़ चुका हूँ, पर ये लोग कुछ अलग हैं। तभी बैंडेज का लीडर इस सुखड़े पहलवान से कहता है कि तुम उसे चेक करो कि इसके पास कुछ स्किल है भी कि नहीं। तो वो सुखड़ा पहलवान यस बॉस कहते हुए टाइकून की तरफ अपने कुल्हाड़ी को फेंक देता है। तो टाइकून इन लोगों के द्वारा इस तरह हमला करते हुए देखकर उसकी फट जाती है और कहता है हॉली शिट, मुझे बस एक सेकेंड दो, टाइम आउट। पर वह कुल्हाड़ी इसके पास ना आकर बीच में ही गिर जाती है। तो टाइकून बीच में ही कुल्हाड़ी को गिरा देखकर मन में सोचता है वेट, अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो इन बैंडेज के लीडर को छोड़कर सारे के सारे जिन मॉन्स्टर के साथ मैं लड़ चुका हूं उससे ज्यादा कमजोर है। और इधर ये बैंडेज उस सुखड़े पहलवान का मजाक उड़ा कर हंस रहे होते हैं। और टाइकून एक सीरियस सा शक्ल बनाकर अपने मन में सोचता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ, और सरेंडर होने का दिखावा करने लगता है। इसको सरेंडर करता हुआ देखकर इन बैंडेज का लीडर कहता
है क्या वो हार मान गया, अच्छी चॉइस की है उसने। और पीछे से सुखड़ा पहलवान कह रहा होता है लगता है कि वो मेरे छोटी कुल्हाड़ी से डर गया। और इधर ताइक्विन धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है हंस लो आज तुम लोगों का आखिरी दिन है हंसने के लिए। इस बैंडेड का लीडर इस पे ध्यान न देकर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है मैंने सुना था कि जिन फैमिली ने तीसरे लड़के को जिन फैमिली से भगा दिया है, जिसका कि मार्शल आर्ट 3rd रेट का है और उसका टैलेंट केवल महिलाओं के पीछे भागने में है, और आज इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि इसका टैलेंट केवल लड़कियों के पीछे भागने में नहीं है बल्कि कब इसको हार मान जानी चाहिए इसमें भी अच्छा है। तभी सुखड़ा पहलवान अपने लीडर से कहता है हे बॉस, जिस तरीके से वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है क्या आपको किसी पीटे हुए कुत्ते की तरह नहीं लग रहा है। यह बात सुनकर इन सभी का लीडर कहता है एक पीटा हुआ कुत्ता, हा 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 हा, तुम ठीक कह रहे हो। हम देखते हैं कि हमारा ताइक्विन धीरे धीरे इन लोगों के पास बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है 2 कदम और बस अब 1 कदम। पर अचानक तभी इसके पेट में से कुछ रिएक्शन होने लगता है जिसके वजह से चौंकते हुए अपने मन में सोचता है हाँ मेरा शरीर कुछ हॉट फील कर रहा है, 1 सेकेंड क्या यह QI है। इतना कहने के बाद अपने पावर को जनरेट करते हुए फुल स्पीड में इन बैंडेज के लीडर की तरफ बढ़ जाता है और अपने इन्वेंटरी से अपनी स्पेयर को भी निकाल लेता है। ताइक्विन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इन बैंडेज के लीडर की फट जाती है और अपनी कुल्हाड़ी को सामने करते हुए एक डिफेंस पोजीशन में आ जाता है और ताइक्विन का लंबा भाला इस कुल्हाड़ी की लकड़ी को तोड़ते हुए इसके छाती में घुस जाता है, जिसकी वजह से ताइक्विन के भाले का क्रिटिकल हिट इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और बैंडेज का लीडर हप करके अब हो जाता है यानी कि मर जाता है भाई लोग। इसके खत्म होते ही ताइक्विन के पास सिस्टम की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि लिखा होता है आपने लेवल 10 के जैंग सैम को हरा दिया है, जिसकी वजह से आपको 10 स्टेटस पॉइंट और 10 एबिलिटी पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक को भी अनलॉक किया जाता है। और अपने बॉस को इस तरह मरता देखकर इन सभी की फट की 4 हो जाती है। तो अपना ताइक्विन लंबा सा भाला निकालते हुए इन लोगों की तरफ घूर के देखता है और पूछता है कि अब अगला कौन है। इतना सब सुनने के बाद ये सारे बैंडेज ताइक्विन से माफी की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज ग्रेट लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, और सारे के सारे बैंडेज ताइक्विन के सामने सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से ताइक्विन का ट्यूटोरियल का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसको कुछ रिसीव होता है जिसकी वजह से यह किसी भी इंजरी से रिकवर हो सकता है। और बैंडेज को खत्म करने के वजह से इसके फेम में 10 पॉइंट और ऐड कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ ट्यूटोरियल के पार्ट 4 को भी इसके लिए खोल दिया जाता है। तो अब बुड्ढा होश में आता है और अपने सामने के नजारे को देखकर चौंक जाता है और अब ताइक्विन से पूछता है यंग मास्टर कि क्या आपने ये सारी चीजें की हैं? तो ताइक्विन उसका रिप्लाई देता है और कहता है कि ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैंने की हैं। तो यह बात सुन करके बुड्ढा कांपती हुई आवाज में ताइक्विन से पूछता है क्या आप श्योर हैं? क्या आप वास्तव में मास्टर जिन मू क्योंग नहीं हैं? ये सारी बकवासें सुन करके ताइक्विन गुस्सा हो जाता है और उस बुढ़ऊ को डांटते हुए कहता है लालत है तुम पर, मैं तुमको कितनी बार बताऊं कि मैं जिन ताइक्विन हूँ, और अगर तुमने दोबारा ये सवाल पूछा तो मैं तेरा सर खोल दूंगा बुढ़े कहीं के। आज बात समझ, तो अब जाने के लिए तैयार हो जा। तो बुढ़ऊ कहता है हाँ सर। हमें ताइक्विन के बीते हुए पास्ट को दिखाया जाता है। ताइक्विन और उसका दोस्त चिकन लेग पीस खाते हुए टाइम मैनिपुलेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी ताइक्विन कहता है कि मैंने सुना है कि VR गेम समय को धीमा कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि वे लोग क्यों VR गेम में ही समय को धीमा करने की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज करा जा सकता है। तभी इसका दोस्त इससे कहता है ताइक्विन तुम गधे अज्ञानी कहीं के, तुम फिर इस बात पर आके अटक गए। तुम इस प्रकार के इडियट हो कि तुम अभी मुझसे कहोगे कि तुम VR गेम का यूज अपने स्टडी में कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम सियोल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाओगे। मेरे अनपढ़ भाई ताइक्विन, मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। पहली बात कि VR गेम में स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह समय को धीमा नहीं कराते हैं, वह ऐसा महसूस कराते हैं कि समय धीमा हो चुका है। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं कि तुम्हारा प्ले टाइम यानी कि खेलने का समय इस बात से निर्धारित होता है कि आप अपने ब्रेन के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने ब्रेन के अंदर फोर्सफुली डेटा स्टोर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि समय धीमा हो चुका है। हालांकि ब्रेन इतना सा ही डेटा स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से आप एक बार गेम से बाहर आ जाएंगे तो गेम के अंदर फोर्सफुली डाली हुई
जानकारी अचानक गायब हो जाएगी और केवल आपके पास उतनी ही जानकारी रहेगी जो आपको गेम के अंदर दी गई थी। तो यही कारण है कि VR गेम में स्टडी करने और रियल लाइफ में स्टडी करने में कोई भी अंतर नहीं है। और साथ ही साथ ये गेम वाला मेथड ब्रेन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। ज्यादातर VR गेम्स ब्रेन में दी गई जानकारी को फैला देते हैं, यानी कि हम टाइम डिफरेंस को ऐसे माप सकते हैं कि गेम में बिताए गए 3 आवर और रियल लाइफ के 1 आवर बराबर होंगे। इतना सुनने के बाद हमारा टाइक्विन फिर से एक क्वेश्चन करता है, तो अगर ऐसा है तो क्या टाइम डिफरेंस को और भी इंक्रीज किया जा सकता है? तो इस पे जिन्हू उबासी लेते हुए रिप्लाई देता है, अगर कैप्सूल बनाने में अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो टाइम डिफरेंस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कैप्सूल बनाने में इतना ज्यादा पैसा लगेगा कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा दिमाग खाना बंद कर और लाइट बंद करके अपने रूम में चुपचाप चला जा और जाकर सो जा। तो भाई लोग अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह सारी पास्ट की चीजें टाइक्विन गैरेज में बैठकर सोच रहा होता है। मैं पहले ही इस गेम के अंदर 3 दिन बिता चुका हूँ। अगर जिन्हों ने जो कहा था वो सही है तो क्या उसे अभी तक उठ नहीं जाना चाहिए? वो अभी क्या कर रहा होगा? कहीं वो सोते सोते मर तो नहीं गया होगा? तभी टाइक्विन चौंकते हुए कहता है, वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्सूल का टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा हो? और थोड़ा चिंतित होते हुए कहता है कि लेकिन वो कैप्सूल तो कबाड़ जैसा लग रहा था। नहीं, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? इस गेम की ग्राफिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और थोड़ी देर शांति से बैठा रहता है, फिर फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाते हुए कहता है, लालत है मुझ पर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने स्किल मेन्यू को खोलता है और अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं अभी भी अमेज्ड हूँ। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि यह सारी चीजें रियल हैं। मैं अपने पॉइंट्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अभी सबसे पहले मुझे अपने स्किल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना चाहिए। तो अब हमें जिन फैमिली के स्पेयर टेक्निक, फूड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिनमें से 2 फर्स्ट रेट की टेक्निक होती है और थर्ड टेक्निक मतलब कि कल्टीवेशन टेक्निक पीक रैंक की टेक्निक होती है। और भी कुछ ज्यादा जानना हो तो भाई लोग पॉज करके देख लेना। तो अब हमारा टाइक्विन इन टेक्निक्स को देखते हुए कहता है, मैंने इन टेक्निक में से किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया है और जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक तो पीक रैंक पर है, वैसे मानना तो पड़ेगा ये सारी टेक्निक्स बवाल हैं। तभी इसके पास डिंग करके एक क्वेस्ट आता है ट्यूटोरियल के पार्ट 4 के लिए, जिसमें कि लिखा होता है कि अगर आपने इस क्वेस्ट को फेल किया या तो फिर आपका QI डेविएशन हो जाएगा या फिर आप मर जाएंगे। टाइक्विन इतना पढ़ने के बाद कहता है, क्या फिर से मार दिया जाएगा? क्या तुम मजाक बना के रखे हो, यू फकिंग बास्टर्ड? अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करूं तो मुझे यकीन है कि जिन्हों मुझे किसी न किसी तरीके से जगा देगा। तो क्यों मैं इन छोटी छोटी क्वेस्ट के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालूं? तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि आपके रिस्पॉन्स के लिए वेट किया जा रहा है। इसे देखने के बाद टाइक्विन एक क्रीपी से हंसी हंसते हुए सिस्टम से कहता है, ना मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तेरे को जो करना है वो कर ले रे बाबा। इतना सुनने के बाद सिस्टम भी एक रेड नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, तुम किसी भी ट्यूटोरियल को डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद टाइक्विन का तो मुंह ही बन जाता है, भाई इसका तो मोय मोय हो गया। तभी सिस्टम इसे फिर से एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो? और 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट मतलब देख रहे हो भाई लोग, टाइक्विन के मजे एक सिस्टम भी ले रहा है। इसे देखने के बाद टाइक्विन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी सारे नसें बाहर आ गई होती हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा कि मुझे डिक्लाइन करना है तो तुम मुझे 2 एक्सेप्ट बटन क्यों दे रहा है, गधे कहीं के? और फिर से सिस्टम टाइक्विन के मजे लेते हुए और एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। जिसे देख कर टाइक्विन फिर से चिल्लाते हुए कहता है, यू फकिंग साला कुत्ता कहीं का। और बेचारा हमारा टाइक्विन सारी अपनी होप को खोकर वहीं बैठ जाता है। और फिर टाइक्विन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या आप वहां जाएंगे जहां क्वेस्ट का हेल्पर बैठा हुआ है? और फिर से 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। बट भाई लोग इस बार सिस्टम तो इसे बोलने का मौका भी नहीं देता है और ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर देता है। मतलब तुम देख रहे हो भाई लोग, ये तो वही बात होगी कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ ये साला सिस्टम था। तो भाई लोग ये कहीं एल्विस का सिस्टम तो नहीं था? जिसके बाद से हमारे टाइक्विन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और
अपने मन में सोचता है लानत है मुझ पे, क्या मुझे सिस्टम इग्नोर कर रहा है। हे भगवान, मुझे बस एक बार यहाँ से निकाल दे। इतना कहना ही था कि तभी इसके साथ कुछ होने लगता है, मतलब कि आसपास की चीजें गोल होने लगती, जिसकी वजह से हमारा टाइकून चौंक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने का सीन सिकुड़ का मतलब कि गोल होकर एक ब्लैक होल बन जाता है, जिसमें कि हमारा टाइकून खींचा चला जाता है। तो अब टाइकून अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने आप को किसी और जगह पाकर चौंकते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी इसे कोई पीछे से बुलाता है, मतलब कि आवाज लगाता है, कहता है हे बच्चे तुम इधर आओ। टाइकून पीछे मुड़कर उस ओल्ड आदमी के पास जाने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या यह ओल्ड दादाजी मेरे हेल्पर हैं। तभी यह ओल्ड मैन टाइकून को घूरते हुए मतलब कि देखते हुए कहता है बच्चे यहाँ आकर जितनी आराम से बैठ सकते हो उतनी आराम से बैठ जाओ। तो टाइकून दादाजी की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है कि क्यूआई सर्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको लोटस पोजीशन में बैठना होता है। तो दादाजी इसकी मन की बातों को सुनते हुए कहते हैं कि केवल बिगिनर ही इस बातों को ध्यान देते हैं कि वे किस पोजीशन में ये सारे कार्य को कर रहे हैं। हम जैसे प्रो प्लेयर के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। तभी हमारा टाइकून अपने मन में सोचता है अरे क्या वो मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं, क्या वो सच में एक मार्शल मास्टर हैं। तो दादाजी इसके थॉट को सुनने के बाद इससे कहते हैं कि ओहो तुम एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो, और उठकर इसके पास जाकर इसके कुछ मेडियस पॉइंट को टच कर देते हैं और इसके पीछे जाकर इससे कहते हैं कि बच्चे तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, मैंने तुम्हारे कुछ मेडियस पॉइंट को खोले हैं जिसकी वजह से तुम अपने आप को फोकस रख पाओगे। तो टाइकून थोड़ा सरप्राइज होकर अपने मन में सोचता है कि मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो दादाजी फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं अपने क्यूआई के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रभाव जानना सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से न यह केवल आपके क्यूआई को ठीक से जमा करने में मदद करता है बल्कि ये साथ ही साथ आपके माइंड क्यूआई स्पिरिट को पॉलिश करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से यह आपको अलाउ करता है कि आप एक हायर रियलम को भी अचीव कर सकते हैं। इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने के बाद फिर से टाइकून से कहते हैं तो बच्चे अब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करो और तुम अपने माइंड को पानी की तरह एकदम क्लियर कर लो और अब तुम अपने क्यूआई को अपने अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने दो। और अब हम देखते हैं कि यह दादाजी टाइकून के पीठ पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोलने लगते हैं जो कि मुझे भी समझ में नहीं आई और राइटर को भी समझ में नहीं आई, और उस मंत्र को बोलने के वजह से टाइकून के सारी मेडेरियस खुलने लगती है और हम देख पाते हैं कि टाइकून के हेड पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तो ये दादाजी टाइकून से फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो टाइकून अपने मन में सोचता है कि पर फॉलो क्या करना है। अब ये इतना सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक को क्यूआई सर्कुलेशन में शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइकून के सारे मटेरियल्स में लाइट फ्लो होने लगती है। जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो उसके पास डिंग डिंग करके बहुत सारे भर भर के मैसेज आने लगते हैं और इनमें से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके मेन क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। तो अब हमारा टाइकून अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने बॉडी में हुए चेंजेस को फील करते हुए कहता है वाह मजा ही आ गया, मेरी पूरी बॉडी ऐसा फील कर रही है जैसे उसे पूरी तरीके से आराम मिल गया हो। और अपने पेट को टच करते हुए कहता है क्यूआई सच में एक दिलचस्प चीज है, और फिर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसकी वजह से अपने अंदर झांकते हुए मन में कहता है क्या मेरे पास बस 10 साल का क्यूआई है। हालांकि ये काफी कम है पर प्योर सेंस है। पर तभी उसे एक और क्यूआई सेंस फील होता है जिसे फील करने के बाद कहता है अगर मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी इसे क्वेस्ट के बारे में याद आता है कि जिसमें लिखा होता है अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो बच्चे तुम्हारी मौत तो निश्चित है। इतना याद करने के बाद हमारे टाइकून की फट जाती है और कहता है मुझे जो करने को कहा गया है मुझे उससे अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ रिस्क में है। तो सबसे पहले मुझे अपने क्वेस्ट को फिनिश करने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही डिसीजन मेरे लिए ठीक है। और अपने 10 साल वाले क्यूआई को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं कि ये बुढ़ा टाइकून को इन्फॉर्म करता है यंग मास्टर हम लोग ताइवान के जिन फैमिली में पहुंच आए हैं। तो टाइकून थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता है और इस कैरेज चलाने वाले से कहता है क्या तुम थोड़ा स्लो चल सकते हो। तभी ये बुढ़ा कहता है जी सर।
तो फिर टाइकून खिड़की को बंद करके अंदर बैठ जाता है और कहता है स्किल मेन्यू को खोलो और क्यूआई सेंस को एक्टिवेट करो। और फिर अपने क्यूआई सेंस के बारे में पढ़ते हुए कहता है यह बिल्कुल पावर लेवल के स्कैनर की तरह है, तो ठीक है मैं अभी इसको टेस्ट करूंगा। तो फिर अपने क्यूआई सेंस को एक्टिवेट कर देता है तो इसके पैरों के आसपास ग्रीन ग्रीन का सर्कल बन जाता है। तभी इसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने क्यूआई स्किल सेंस को एक्टिवेट किया है, क्योंकि इस स्किल का लेवल केवल फर्स्ट मास्टरी पे है, तो इसलिए अभी आप केवल 10 मीटर के रेंज उपस्थित लेवल 30 से नीचे सारे मार्शल आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टाइकून अपने क्यूआई को 10 मीटर के रेंज तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस बुढ़ऊ के नाम के साथ साथ इसका लेवल भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से ये खुश होते हुए कहता है ओहो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपने मन में सोचता है आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छी चीज मिली। तो इसी एक्साइटमेंट में अपने क्वेस्ट मेन्यू को खोल लेता है, जिसे देखने के बाद मानो इस बंदे की तो दुनिया ही हिल गई हो, क्योंकि अब की बार का क्वेस्ट लॉगआउट के बारे में होता है। इसके क्वेस्ट मेन्यू में लिखा होता है कि अगर आप मुरिम वर्ल्ड को छोड़ना चाहते हैं तो आपको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसमें से पहला आपको फर्स्ट रेट का वॉरियर बनना है और अपने लेवल को 30 तक पहुंचाना है और साथ ही साथ अपने फेम को 500 तक पहुंचाना है। इन सभी को पूरा करने के वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पर लॉगआउट मिलेगा। इस क्वेस्ट के बारे में पढ़ने के बाद टाइकून की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहता है मैं फाइनली इस प्लेस को छोड़ सकता हूँ। और फिर डीमन की तरह हंसते हुए सिस्टम से कहता है मुझे पता था कि ये कचरा सिर्फ एक गेम है, तुम्हारी वजह से मैं बिना किसी रीजन के ही चिंता में पड़ गया था। अब मुझे सिर्फ कॉम्बैट एक्सपीरियंस और गेम सिस्टम को प्रॉपर्ली यूज करना है, जिसकी वजह से मैं यूं चुटकी बजाते ही इस क्वेस्ट को पूरा कर लूंगा। और अब मुझे अपने वर्ल्ड मतलब कि मैं जहाँ से आया हूँ अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्वेस्ट को पूरा करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं इस कचरा गेम को बनाने वाले को खोजूंगा, मतलब कि डेवलपर को खोजूंगा और दबा के पीटूंगा साले को। तो अब हमें दिखाया जाता है कि इनका गैरेज जिन फैमिली के गेट तक पहुंच गया होता है। तभी गेट कीपर का कैप्टन इन लोगों को रोकते हुए कहता है मैं महान जिन फैमिली के गेट कीपर का कैप्टन हुक्मुजीन हूँ, तो प्लीज अपना पहचान बताइए और साथ ही साथ यहाँ आने का उद्देश्य भी। तो ये बुढ़ा अपना इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है हेलो हम क्रिम्सन फ्लावर से यहाँ आए हैं। तो गार्ड क्रिम्सन फ्लावर का नाम सुनते ही अपना कान खड़े कर लेता है और कहता है क्या तुम क्रिम्सन फ्लावर इन फेमस ब्रोथल की बात कर रहे हो? तो मुझे तुम ये बताओ कि क्रिम्सन फ्लावर के लोगों का यहाँ पर क्या बिजनेस है। तो ये बुढ़ा अभी कुछ बोलने ही जा रहा होता है तभी अंदर से टाइकून खांसने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड के कैप्टन का ध्यान इसी की तरफ आ जाता है। तो अपना टाइकून थोड़ा सा खिड़की खोलते हुए अपने मन में सोचता है इन्हें पता होना चाहिए कि आखिर मैं कौन हूँ। अच्छा तो इसने मुझे नोटिस कर लिया। इतना सोचने के बाद उस गार्ड से कहता है ऑलराइट तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो बॉयज, और खिड़की को बंद करने लगता है। तो गार्ड खिड़की बंद होने से पहले ही उसे रोकते हुए कहता है यहाँ से निकल जाओ। तो टाइकून इतना सुनने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठा रहता है। तभी खिड़की से झांकते हुए कहता है क्या मैं? तभी गार्ड इसका रिप्लाई देते हुए कहता है अब तुम बिल्कुल भी बकवास मत करना और ये तो सोचना ही मत कि मैंने ये मजाक में कहा है। तो गार्ड की ऐसी बातें सुनकर टाइकून फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने मन में सोचता है क्या बकवास है, वो ऐसा रिएक्शन कैसे दे सकता है, क्या उसको नहीं पता है कि आखिर मैं कौन हूँ। और गार्ड से हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, मैं इसी जगह पे ही रहता हूँ। तो गार्ड कहता है मैं भी इसी जगह पर ही रहता हूँ। तो टाइकून इससे कहता है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जिन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। तो गार्ड इस पर कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए कहता है तो आप यही कहना चाह रहे थे। ये सुनने के बाद टाइकून के पास कोई शब्द ही नहीं रहते हैं कहने के लिए। तो फिर गार्ड अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप कौन हैं, तो इसलिए गाड़ी से बाहर निकल जाइए। अब हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो ये सुनने के बाद टाइकून इन दोनों गार्ड की तरफ देखता है
ये दोनों गार्ड भी टाइकून को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो टाइकून उतरते हुए अपने मन में सोचता है, अब मैं सोचूं तो ये सारी चीजें अजीब लग रही हैं। तो अब गार्ड अपना कॉपी पेन निकालते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। टाइकून अपने मन में सोच रहा होता है, व्हाट द फक, आखिर ये क्या बकवास है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे साथ एक कैदी की तरह व्यवहार कर रहा है। और गार्ड से कहता है कि मेरा नाम जिन ताइक्यूंग है। तो फिर गार्ड पूछता है कि कहाँ से हो। तभी टाइकून कहता है ताइवान के जिन फैमिली से। तो फिर गार्ड पूछता है कि अब तुम अपना एज और अपना मार्शल आर्ट का स्टेज बताओ कि तुम किस मार्शल आर्ट के स्टेज पे हो। तो टाइकून कहता है कि मैं अभी 20 साल का हूँ और मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हूँ। तो गार्ड अपना लिखना बंद करके इसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, अपनी ब्राइड को अपने पॉकेट में रखो और बस तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दो। तो ये सुनने के बाद टाइकून अपने मन में सोचता है, ईमानदारी से क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने जैसे ही अपने पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया मेरा वैसे ही स्टेट बढ़ गया और मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो गार्ड अब फिर से कहता है, अच्छा मैं इग्नोर कर देता हूँ, बट तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे और अभी कहाँ से आ रहे हो। तो टाइकून कहता है कि क्रिम्सन फ्लावर से। तो गार्ड इसकी मजे लेते हुए कहता है, ओहो, इसका मतलब आप इतने दिनों से एक महंगे कोठे पे रुके हुए थे। तो मजा तो बहुत आया होगा और आपने वहाँ पे बहुत सारे पैसे भी खर्च किए होंगे, है ना। और एक कृपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, या फिर मैं ये कहूँ कि पैसे खर्च करने के लिए आपने फिर फैमिली फंड से चोरी की है। तो टाइकून अपने मन में सोच रहा होता है, चोरी, वो भी फिर से। तभी मोजिन उसके साइड में जाते हुए कहता है, क्या आप इसके बारे में परेशान हैं? और वैसे भी यंग मास्टर ऐसा करते हुए आ रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना यंग मास्टर। गार्ड के द्वारा ऐसी बेइज्जती बातें सुनने के बाद टाइकून के दिमाग में बीते कुछ डिप्रेशन बातें याद आने लगती हैं। जैसे कि टाइकून जिन फैमिली पे एक धब्बा है, धब्बा, और एक नंबर का कुत्ता है साला। तभी हुक मोजिन फिर से कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वैसे तो मैं एक गेट कीपर हूँ पर मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ। और एकदम से उसके कान के पास चिपकते हुए कहता है, फैमिली की इज्जत पर कीचड़ उछालना अब बंद करो। यंग मास्टर, आपको एक ह्यूमन की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद आगे निकल जाता है। और इधर हम अपने टाइकून को देखते हैं जो एकदम शौक हो गया होता है और इसके दिमाग में अलग ही लेवल के ख्याल चल रहे होते हैं। क्या मैं एक सही इंसान की तरह जीऊं? मैं जानता हूँ कि यह एक गेम है पर यह मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसा कि मुझे ये सारी बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा है। और फिर हुक मोजिन से कहता है, तुम गधे के बच्चे वहीं रुको। इतना कहने के बाद जिन टाइकून उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि अब तुम मरेगा कुत्ते कहीं के। और इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यह एक मेन हॉल होता है जहाँ पे यह बंदा झुका होता है। तभी जिन फैमिली का लीडर मतलब कि टाइकून का बड़ा भाई कहता है, बोलो आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ये कपकपाते हुए कहता है, मेरे पास एक प्रीशियस सबऑर्डिनेट है जो बस मेरे लिए काम करता है और उसके मन में मेन फैमिली के लिए बहुत सारा सम्मान है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा मेहनती भी है और बहुत ज्यादा अहंकारी भी है, इसलिए वो अपने कार्य के परिणामों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है। यह सारी बातें सुनकर जिन फैमिली का लीडर कहता है कि घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो ये पर्सन हुक मोजिन की इतनी ज्यादा बड़ाई करने के बाद कहता है, और थर्ड यंग मास्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया। तो लीडर कहता है, हाँ सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद ऐसा कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे पहले ये बताओ कि मेरे सबसे छोटे बेटे के साथ आखिर क्या हुआ। तो भाई लोग सबसे पहले जान लो कि जिन फैमिली का लीडर उसका बड़ा भाई है, ना कि उसका पिता है। तो हो सकता है शायद कि उसे प्यार से ऐसा बोल रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑथर सठिया गया हो, या फिर गलती से प्रिंट हो गया होगा। तो ये पर्सन टाइकून के बारे में बताता है। हम यंग मास्टर को सीधा अस्पताल ले गए लेकिन वो अभी बेहोश है और उनके शरीर पे कई सारे चोट के निशान भी हैं। ये सुनने के बाद लीडर कुछ नहीं बोलता है। तो ये समझ जाता है कि अब तो इसकी लंका लगने वाली है। बहुत लीडर गुस्सा होगा। माई बाप करते हुए जमीन पे बैठ जाता है, मतलब कि मत्था झुका लेता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। तो इस गलती के लिए आप जो भी मुझे सजा देंगे मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना सुनने के बाद तब ये लीडर कहता है, क्या मैं उस लड़के को देख सकता हूँ? मैं उससे कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उसकी और फट जाती है और अपने फटे को संभालते हुए कहता है, फैमिली हेड मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करेगा पर उसे अभी मेडिकल की जरूरत है जिसकी वजह से वो आपसे अभी मिल नहीं पाएगा। तो लीडर कहता है, अच्छा
अच्छा, उसका भी इलाज किया जा रहा है। तो ये कहता है कि यस माय लॉर्ड, वो अभी अस्पताल में भर्ती है और मैंने सुना है कि उसकी कई सारी हड्डियां भी टूट गई हैं। तो लीडर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम मेरे रिक्वेस्ट के बारे में भूल जाओ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है यस माय लॉर्ड और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीडर कुछ देर तक तो शांत रहता है, पर थोड़ी देर बाद सारे डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए वीपीएन को आवाज लगाता है। तो ये रेड वाला ही वीपीएन है। तो ये कहता है जी माय लॉर्ड बोलिए। तो अब हम लीडर को देखते हैं जो काफी खुश लग रहा होता है और कहता है थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि टाइकून सिस्टम का स्लीपिंग मोड यूज कर रहा होता है। बेसिकली इस मोड में होता यह है कि जिससे टाइकून लड़ चुका है उसे सिस्टम रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद टाइकून इस मोड का यूज करके उन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर सके। तो हम देखते हैं हमारा टाइकून हुकमुजिन का क्लोन बनाकर उससे फाइट कर रहा होता है, पर अपना टाइकून हुकमुजिन के क्लोन को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। तो हुकमुजिन टाइकून को पीटते हुए कहता है तो बेसिकली इस मोड का यह भी खासियत है कि अगर ये किसी को कॉपी करेगा तो वो ओरिजिनल की तरह व्यवहार करेगा। तो हुकमुजिन टाइकून को पीटते हुए उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है तुम बढ़िया हो जितना मैंने सोचा था, पर अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हें मार्शल आर्ट का यूज करते हुए फाइट करना चाहिए, ना कि हवा में हाथ चलाना चाहिए। तो टाइकून जमीन पे गिरे हुए अपने मन में सोचता है मैं उसे जितना देखता हूँ वो मुझे उतनी ही नीची हुई नजरों से देखता है, तू सुअर कहीं के, और अपने फिस्ट को लेकर उसकी तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। पर हुकमुजिन इसके हमलों को डॉज करके दे घुसे दे लाते बजा रहा होता है। तो अपना टाइकून मार खाते हुए सोचता है मुझे लगा कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैंने उसे बैंडेज के लीडर की तरह समझा। अब मैं ध्यान से देखूं तो अब मैं लॉग आउट कर पाऊंगा आधी घंटा। मुझे लगता है कि मैं इस मुरिम वर्ल्ड को छोड़ने से पहले ही मारा जाऊंगा। तो हुकमुजिन टाइकून की ऐसी बातें सुनकर उसे और पीटते हुए कहता है ओए चूजे, तूने अभी अभी मुझे क्या कहा? क्या तूने मुझे गधा कहा? लगता है तुझको पिछवाड़े पे मार खाना बहुत पसंद है। अब ये सारी चीजें बोल ही रहा होता है तभी टाइकून अपने सर से उसके ठुड्डी पे दे मारता है और कहता है एनीवे इस सुअर का लेवल क्या है? तो अब हम देखते हैं कि हुकमुजिन का लेवल 20 होता है। तो हुकमुजिन एक हेडबट खाने के बाद इसकी ओर बढ़ जाता है और हमें बस चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि अपना टाइकून स्लीप मोड से बाहर आ जाता है और अपने आप को इस जगह पाकर थोड़ा चौंक जाता है और टाइकून को होश आता देखकर डॉक्टर इससे पूछता है क्या आप जग गए? तभी टाइकून इससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ? तो डॉक्टर कहता है आप अभी मेडिकल हॉल में हैं और आप पिछले 1 घंटे से बेहोश थे। तो टाइकून थोड़ा रिलैक्स होकर लेटते हुए मन में सोचता है अच्छा मैं पिछले 1 घंटे से इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हूँ, और चौंक कर बैठते हुए कहता है वेट क्या मैं पिछले 1 घंटे से बेहोश था? पर इसके झटके से उठने के वजह से इसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। तो इसको देखते हुए डॉक्टर कहता है कि आपको पूरे शरीर पर चोट लगी है तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो प्लीज यंग मास्टर आप कुछ भी नेसेसरी ना करिए और जितना हो सके उतना आराम करिए। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अपना टाइकून थोड़ी देर तो शांति से बैठा रहता है और फिर अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलते हुए कहता है सिटी यार, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट में मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। इतना कहने के बाद उसके पास जितना भी पॉइंट था वो सारा का सारा स्टेमिना में डाल देता है और मन में सोचता है कि अगर मैंने पहले ही इस सारे पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो शायद मैं जीत गया होता। और चोमो जैसी हरकतें करते हुए अपने मन में सोचता है अगर मुझे उसके जैसे किसी को हराना है तो अपने मार्शल आर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर वो मुझसे फिर से लड़ने आया तो मैं उसे ऐसे करके मारूंगा, ऐसे करके मारूंगा। अभी ये फालतू सी हरकतें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ इसका बड़ा भाई डॉक्टर को लेकर आ जाता है और डॉक्टर से पूछते हुए कहता है अभी इसका कंडीशन कैसा है? और इधर टाइकून अपने बड़े भाई को देखते हुए सोचता है अभी ये मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला पर्सन कौन है, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है कि यह इसका बड़ा भाई है। तो अब अपने बड़े भाई के लेवल को जानने के लिए टाइकून QI सेंस को एक्टिवेट कर देता है। तो डॉक्टर लीडर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है इनके शरीर पर बस छोटी मोटी खरोचे हैं जिसकी वजह से कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लीडर गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कहता है यह कितना शर्म की बात है, कम से कम इसका एक हाथ पैर तो टूट ही जाना चाहिए था। तो यह बातें सुन करके और लीडर का लेवल ना देखने की वजह से तो टाइकून की फट जाती है। लगता है उसका लेवल 30 से ऊपर है जिसकी वजह से वो हायर लेवल का होगा। वेट, अगर अब मैं इन लोगों को ध्यान से देखूं तो जिस तरीके से डॉक्टर बिहेव कर रहा है और ये मॉन्स्टर जैसा आदमी मुझे डराने पे लगा है, और अगर मैं इसके फेस को ध्यान से देखूं तो शायद मैं तो गाइज अब हम देखते हैं कि टाइकून अपना 100 IQ एक्टिवेट करने के
बाद एक कुत्ते जैसा शक्ल बनाते हुए एक प्यारा सा शक्ल बनाते हुए लीडर से कहता है पिताजी, जिसकी वजह से एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है और अपना स्लीप को ऊपर करते हुए डॉक्टर से कहता है आपकी हेल्प के लिए आपका शुक्रिया और अब यहाँ से आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर लीडर को इतना गुस्से में देख करके यस माय लॉर्ड करते हुए निकल जाता है। तो ताइक्विन घबराते हुए लीडर से कहता है नहीं 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 वेट वेट प्लीज शांत हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मेरे पिताजी नहीं हैं तो यह भी तो पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी मदर हैं। और फिर घबराते हुए डॉक्टर को रोकते हुए कहता है सर डॉक्टर आप मुझे इस मॉन्स्टर के साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो प्लीज डॉक्टर मुझे बचा लो, तुसी ना जाओ साले। पर डॉक्टर इसकी एक भी बात नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। तो ताइक्विन घबराते हुए अपने मन में सोचता है वह किस प्रकार का डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को इस हालात में छोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं कि लीडर अपना हाथ ऊपर उठाते हुए इससे कहता है हर मूर्खता की एक सीमा होती है, तो तुम मुझे अब यह बताओ कि तुम इस तरीके से कब तक जीने वाले हो, यू लिटिल ब्रिट। तो लीडर की ऐसी बातें सुन करके ताइक्विन कपकपाते हुए दीवार से चिपक जाता है और अपने मन में सोचता है अरे मोर मैया आज तो मैं गयो, आज तो गयो मैं। और लीडर कह रहा होता है कि जब मैंने तुझे पहला मौका दिया था तो तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे थे और जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसे लगते हैं तो तुम उसे गैम्बलिंग में उड़ा देते हो और तुम्हारी इसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया था। तो ताइक्विन अपने को कुछ ना होता देखकर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और देखता है कि लीडर सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तुम छोटे कीड़े, अगर तुम आगे भी ऐसा काम करते रहे तो तुमको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। और जल्दी जल्दी से उसके पैर दबाने लगता है और उसके हाथों को फूंकने लगता है। तो कुल मिला जुला कर उसकी अच्छे से केयर कर रहा होता है। तो ताइक्विन एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए इससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो लीडर इसके पास जाकर इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है मुझे खुशी है कि ये सारी मामूली चोटें हैं, पर तुमने उस लड़के से फाइट क्यों किया, और वैसे भी तुमने किसी तरह की कोई भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है। अपने आप को इतना केयर करता हुआ देख ताइक्विन को कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह अपने आप को समेटते हुए इससे कहता है तुम कौन हो। तो लीडर चौंकते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, तुम कहाँ हो, लगता है मेरे भाई के सर पर चोट लग गई है। और फिर बच्चों की तरह रोते हुए ताइक्विन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो ताइक्विन कहता है नहीं। तो लीडर फिर से पूछता है क्या तुम्हें इतनू सा भी याद नहीं है। तो ताइक्विन इसको एक बोर्ड दिखाते हुए मन में सोचता है मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ, खैर यही मेरे लिए बढ़िया है। तो लीडर इस बोर्ड को देखते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था। तो ताइक्विन कहता हूँ आखिर आपका क्या मतलब है। तो लीडर उस टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछता है तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरा नाम और एज क्या है। तो ताइक्विन कहता है जिन वी क्यूंग, जो कि ताइवान के फैमिली के हेड हैं, और आपकी एज 35 साल है और आप अभी तक सिंगल हो। गाइस क्या देख रहे हो, तुम भी तो सिंगल ही हो। अरे मैं भी तो सिंगल हूँ गाइस, धात तेरी की, आखिर कब तक चलेगा ये रोना धोना। तो जोक सपाट को साइड रख के चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो लीडर इससे फिर से पूछता है अच्छा ठीक है, तो चलो अब पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो ताइक्विन इससे कहता है कि फादर अभी मैरीलैंड के आसपास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मदर 10 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। इतना सब सुन करके लीडर इसे शाबाशी देते हुए कहता है बढ़िया है, तो चलो अब तुम अपने सेकंड भाई के बारे में बताओ। तो ताइक्विन कहता है हेवेनली जिन ब्लेड, जिसका की नाम जिन मुक्यूंग है और उसकी एज 25 साल है और वह अभी हेवेनली गेट टेम्पल का डिसाइबल है। इतना सुन करके लीडर कहता है बढ़िया वेट, हेवेनली जिन ब्लेड, ऐसा मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें इस निक नेम के बारे में बताया हो। तो इतना सुन करके ताइक्विन पसीना पसीना हो जाता है और बहाने मारते हुए कहता है आउच मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो लीडर सारी बातों को छोड़ करके इसका ख्याल रखने लगता है, कहता ओ मेरे लिटिल ब्रदर, क्योंकि ये सिंपल चोटें हैं तो 4 दिन में सूजन और निशाने गायब हो जाएंगी। और अब हमारा सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ ताइक्विन कपड़े उपड़े पहन कर बाहर निकल रहा होता है कि तभी इसको कोई ग्रीट करते हुए कहता है प्लीज यंग मास्टर, आप मुझे स्कॉट करने की अनुमति दे, जिसकी वजह से मैं आपको रेसिडेंट तक छोड़ सकूं। और फिर रास्ते में पड़ने वाली सारी चीजों को ताइक्विन को बताने लगता है। तो इसको देखने के बाद ताइक्विन अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि इसे जीवी क्यूंग नहीं भेजा है कि ताकि ये मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके। और अब हम देखते हैं वह रेड कपड़े वाला इसे एक बड़े से घर के सामने लाकर छोड़ देता है और कहता है हम पहुंच गए। और फिर ताइक्विन से कहता है कि यंग मास्टर 2nd फ्लोर पर आपका बेडरूम है और जगह जगह पर सर्वेंट्स लगे हुए
हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप उनमें से किसी को भी मेरे पास भेज सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तो ताइक्विन उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। तो ताइक्विन अब उस बड़े से महल के अंदर घूमते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ताइक्विन अपनी दुनिया में एक खंडहर सी जगह पे रहता है और यहाँ देखो, यहाँ एक महल में रह रहा है। और फिर एक दरवाजे को खोलते हुए सोच रहा होता है, मुझे जानना है कि मेरे लिए इस घर के स्टोर में क्या क्या रखी हैं। और फिर दरवाजे को खोलते हुए कुछ देखकर चौंक जाता है। तो ताइक्विन उस कमरे को देखकर इसलिए चौंक जाता है कि उस कमरे में बस कपड़े ही कपड़े होते हैं। और आगे बढ़ते हुए कहता है, वह क्या ही कपड़ों का एडिक्टेड बास्टर्ड था, उसके लिए पूरा का पूरा कपड़ों का फ्लोर ही है। और बस आखिरी कमरे के पास जाते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ कि यह कमरा कोई क्लॉथिंग कमरा ना हो। तो जैसे ही उस कमरे को खोलता है तो चारों तरफ मार्शल आर्ट की बुक देखकर एकदम खुश हो जाता है। तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक मार्शल आर्ट की बुक उठाता है जिसपे लिखा होता है, जिसका की नाम 3 फुट टेक्निक ऑफ वार होता है। तो सिस्टम पर भी ये मार्शल आर्ट रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है, तो क्या आप इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं? नीचे 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन। तो ताइक्विन इसे देखते हुए काफी खुश होकर कहता है, लगता है मेरा सिस्टम मुझे इस मार्शल आर्ट को सीखने में मेरी मदद करेगा, थैंक गॉड, जिसकी वजह से मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। तभी इसका ध्यान नोटिफिकेशन के कॉर्नर पे जाता है, जिसे देखते हुए उंगली पे गिनते हुए सोचता है, वेट, रुको रुको, मुझे थोड़ा दिमाग लगाने दो, जोड़ घटा लेने दो। पहला, जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक है, दूसरा जिन फैमिली की फूड टेक्निक है, और तीसरा जिन फैमिली का स्पेयर टेक्निक है। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है, यहाँ तो लिमिट लगा हुआ है कि मैं कितने मार्शल आर्ट को सीख सकता हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो उस मार्शल आर्ट को पीछे फेंकते हुए अपने मन में सोचता है, हा हा हा, यहाँ तो पहले ही मार्शल आर्ट की स्क्रॉल पड़ी हुई है, तो मैं 3rd रेड के मार्शल आर्ट को सीखने में अपने पूरे एक स्लॉट को क्यों बर्बाद करूँ। और साइड से एक रेड बुक को निकालते हुए अपने मन में सोचता है, हे, मैं अपने स्लॉट को बस बेस्ट मार्शल आर्ट से ही भरूंगा। तो जैसे ही उस बुक को निकाल कर उसका नाम पढ़ता है, तो वैसे सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि उस बुक का नाम ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ नाइट किंग है और यह एक इरोटिक नोवेल है। तो इसे देखने के बाद ताइक्विन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो अब हमारा सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ की ताइक्विन का बड़ा भाई यानी कि लीडर अपना काम को करते करते थक गया होता है। और बीपियन अपने लीडर से कहता है, आज आपने अच्छा काम किया माय लॉर्ड। तो आज का काम पूरा हो जाने के वजह से ये दोनों सोने के लिए दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो भाई लोग, इस बात को कुछ ऐसे समझो कि जहाँ ये लोग काम कर रहे होते हैं वो काम करने की जगह है, और जहाँ ये लोग खाते पीते सोते हैं वो अलग जगह है, समझे? तो इसी बात पे गिली बुची मार के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो रास्ते में बीपीएन लीडर को कुछ उड़ाते हुए कहता है कि आज बहुत ठंड है माय लॉर्ड। तो लीडर उसको पहनते हुए इससे हंसते हुए कहता है, थैंक यू बीपीएन, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बिस्तर पे ऐसे ही पड़ा रहता। तो बीपीएन कहता है कि अब मैं क्या ही बोलूं, इस पॉइंट पे आते आते मैं आपका हाउसवाइफ की तरह ही बन गया हूँ। तो यह बात सुनकर लीडर बीपीएन से कहता है, अब तुम भी शुरू हो गए? हाँ, वैसे ही यहाँ के खुशर बुड्ढे मुझ पे शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। इतना कहने के बाद किसी के बारे में सोचते हुए धीरे से कहता है, खैर मुझे लास्ट में फैमिली के खातिर ये करना ही होगा। तभी बीपीएन आसमान की तरफ देखते हुए लीडर से कह रहा होता है, तो आज की रात काफी चमकीला चांद निकला हुआ है, मैं प्रोबेबली कह सकता हूँ कि आज हमें इस लैंप की जरूरत नहीं थी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना माय लॉर्ड? तो हम देखते हैं लीडर को, जिसका ध्यान ताइक्विन के कमरे की तरफ जा रहा होता है। तो लीडर को उधर देखता हुआ देख करके बीपीएन कहता है, क्या वो 3rd मास्टर का रेसिडेंट एरिया नहीं है? तो लीडर कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वैसे काफी रात हो चुकी है, उसने अभी तक अपने मोमबत्ती को नहीं बुझाया है। तो इतना कह करके ताइक्विन के रेसिडेंट की ओर जाने लगता है। तो बीपीएन कहता है, माय लॉर्ड आप उससे मिलने के लिए दोबारा जरूर जाना, मुझे लगता है कि वो दिखावा कर रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह उस समय नशे में था। और अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd यंग मास्टर को कुछ कम आंक लिया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पर एक महिला को लाया है। और लीडर से कहता है, माय लॉर्ड आप बस इस गंदी सी आवाज को सुने, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह अंदर क्या कर रहा है। मैं अपनी इस महीने के वेतन पर शर्त लगाता हूँ कि वह अंदर सिस्टम कर रहा है। तो लीडर इसकी बातों पे ध्यान न देते हुए उस दरवाजे के बने हुए छेद में से झांकते हुए, मतलब कि देखते हुए इससे कहता है, वीपीएन अपने मुंह को बंद करो और यहाँ आकर देखो। तो वीपीएन दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, मैं वास्तव में उसकी असली चीजों को नहीं देखना चाहता था, पर माय लॉर्ड मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो मैं देखूंगा। और देखकर चौंक जाता है, मतलब कि जैसे ही वो
वो खिड़की से अंदर देखता है वह नजारा देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि अपना ताइक्वीन मस्त कपड़े उपड़े निकाल करके एक टांग पे खड़े होकर ट्रेनिंग करते हुए कहता है मुझे 2 कदम तिरछे चलने होंगे। पर जैसे ही अपना पैर जमीन पे रखता है वैसे इसका पैर मुड़ जाता है और जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है लालत है, आखिर ऐसी घटिया मार्शल आर्ट किसने बनाया है, मेरी कमर टूट गई। तो अपना लीडर अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग करता देख बीपीएन से कहता है बीपीएन तुमने खुद से कहा था कि तुम इस महीने सैलरी नहीं लोगे, क्यों है ना। तो बीपीएन चौक का लीडर पे चिल्लाने लगता है। तो अब हम देखते हैं अपने ताइक्वीन को जो कि ट्रेनिंग कर करके थक हार के बैठा होता है। तो तभी इसके पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप जिन फैमिली के फूड टेक्निक को सीख रहे हो। तो ताइक्वीन इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद कहता है लालत है, आखिर ऐसी बकवास चीजें इतनी कठिन क्यों हैं, और गड़गड़ करके पानी पीने लगता है। और पानी पीने के बाद इन कुछ बुक्स पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके द्वारा इकट्ठा करी गई बुक में से बस इतनी ही बुक मार्शल आर्ट की हैं और बाकी सारी की सारी एरोटिक बुक्स हैं। क्या वो सेक्स से एडिक्टेड था? खैर कम से कम मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने जिंग फैमिली के फूड टेक्निक और स्पेयर टेक्निक को संभाल कर रखा हुआ है। और फिर अपने फूड टेक्निक के प्रोफाइल को देखते हुए कहता है क्या इस फुटवर्क टेक्निक को सीखना सरल है, आज घंटा मेरा। और फिर अपने वर्चुअल वर्ल्ड कह लो या वर्चुअल स्पेस कह लो उसमें ट्रेनिंग करते हुए कहता है यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं अपनी जगह से थोड़ा भी हिला तो मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं गलती से भी अपने नेक्स्ट मार्क पर पैर रखने में थोड़ा लेट हो जाऊं तब भी मैं फेल हो जाऊंगा। तभी इसके पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिन फैमिली के फूड टेक्निक को सीखने के लिए फूड स्टेप के आवश्यक मार्क 100 में से 100 कंप्लीट हो चुका है। तो ताइक्वीन इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद खुश होकर चिल्लाकर कहता है यह एक मिरेकल है कि मैं किसी तरीके से सफल हो गया। और फिर बाहर से चिड़ियों का आवाज सुनते हुए कहता है क्या सुबह भी हो गई। और फिर उठते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि सिस्टम का उपयोग करते हुए भी मुझे फूड टेक्निक को सीखने में आधा दिन लग गया, और अगर मैं स्पेयर टेक्निक को सीखना चाहूँ तो उसमें कितना समय लगेगा। और फिर खड़ा होकर अंगड़ाई लेते हुए कहता है खैर किसी तरह से आज मेरा इस वर्ल्ड में 5वां दिन है, मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि टाइम मैनिपुलेशन हो रहा है कि कुछ और मैनिपुलेशन हो रहा है, और मैं एक ही चीज पे बस फोकस कर सकता हूँ जो कि मुझे करना है। और सारी बुक को अपनी जगह रखने के लिए जाते हुए कहता है मैं आज की ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह आज यहीं रुकूंगा। और हम उसके पिछवाड़े पे खुशी हुई कौन सी बुक देखते हैं, वही रेड बुक जो एक इरोटिक बुक होती है जिसका नाम ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ द नाइट किंग है। ये साला ताइक्वीन भी ना। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।